तो स्टार्ट करते हैं कुछ, है ना। तो मैंने आपको कुछ क्वेश्चन करा दिए थे इसमें, पोटेंशियल एनर्जी और कंजर्वेटिव फोर्स और पोटेंशियल एनर्जी में रिलेशन बता दिया था मैंने। क्या बताया था कि F = -du/dx होता है। क्लियर है क्या बात? तो अगर जो आपको पोटेंशियल एनर्जी दे रखी है, जैसे मैंने आपको बता दिया था U = x² है, तो फोर्स निकाल लेंगे। अभी क्या होगा, आपको मतलब फोर्स दे देंगे और पोटेंशियल एनर्जी निकालनी होगी। ऐसे सवाल मैं आपको बता देता हूं, है ना। चलो इसे हम बाद में कर लेंगे। पोटेंशियल एनर्जी दे दी और फोर्स आपको निकालना है जैसे, और मैं सवाल देता हूं इसमें। फॉर एग्जांपल देखो क्वेश्चन लिख लो, थोड़ा सा लिख लो क्वेश्चन। इफ u = ½ kx², what is it? This is the potential energy of spring। ऐसे होता है ना, यदि आप इसे स्प्रिंग को थोड़ा सा इलोंगेट करते हो तो what is the potential energy of the spring is ½ kx² and the force, the conservative force you will get -du/dx और del u/del x। तो कितना जाएगा, -d/dx is equal to ½ kx² and it will be equal to ½ k/2 d/dx of x² and it will be equal to 2 into x। तो the spring force is equal to -kx। तो ये तो बहुत सिंपल है, हमने पहले भी कर लिया था, है ना। और पोटेंशियल एनर्जी, हाँ भाई, जैसे कि बोर्ड पे देखना एक बार। इफ एग्जांपल लिखते हैं u = मान लेते हैं हमारे पास 2x² + y² है, तो फाइंड फोर्स एसोसिएटेड with this पोटेंशियल एनर्जी। तो बेटा फोर्स कैसे निकालेंगे हम इसमें? फोर्स निकालने के लिए F = -du/dx, ये तो Fx निकालेंगे कैसे, -del/du/dlx और u पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू x माइनस कितना जाएगा भाई, dy/dx ऑफ 2x² + y²। दिस इज द पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ x ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू x, का मतलब है y = कांस्टेंट। तो जब y = कांस्टेंट आएगा तो फोर्स कितना जाएगा, 2x का डिफरेंशिएशन 4x + 0, तो fx आ जाएगा -4x। इसी तरीके से fy जो होगा -del/u/del y, इसका मतलब होता है x = कांस्टेंट। तो डिफरेंशिएट कर देंगे हम इस एक्सप्रेशन को 2x² + y², है ना भाई। इसे हम डिफरेंशिएट कर देंगे तो ये आ जाएगा, x कांस्टेंट है तो -2y, तो fy आ जाएगा -2y। तो जो फोर्स वेक्टर होगा वो fxi fyj हो जाएगा और fx की वैल्यू -4xi -2yj। इस तरीके से आप फोर्स निकाल सकते हो। ये हमने थोड़ा सा में ध्यान आ रहा है, शायद पिछले लेक्चर में भी हमने किया था, है ना। हाँ सेम किया था, कॉपी कर लो तो बोल देना।
लेकिन क्वेश्चन क्या आता है, ऐसा भी होता है कि जब पोटेंशियल एनर्जी दे रखी है तो फोर्स निकाल सकते हैं, लेकिन कभी कभी क्वेश्चन में क्या है, पोटेंशियल एनर्जी दे रखी होगी, पोटेंशियल एनर्जी दे रखी होगी और आपको सॉरी फोर्स दिया होगा और पोटेंशियल एनर्जी निकालनी होगी। फॉर एग्जांपल, हाँ जैसे कि इसमें तो क्या दे रखा था, यू दे रखी थी और फोर्स निकालना था, आपको क्या दे देगा, फोर्स। हाँ फॉर एग्जांपल, फाइंड आउट द पोटेंशियल एनर्जी, फाइंड आउट द पोटेंशियल एनर्जी फॉर द गिवन फोर्स, फॉर द फोर्स वेक्टर F is equal to minus 2x I cap minus 2y j cap। आपकी बात हमें उल्टा करना है, हमें ये फोर्स दे रखा होगा तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे, या मान लिया कोई फोर्स दे रखा है तो उसके लिए पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे, रिलेशन तो हमारे पास है ही सही, क्या F is equal to minus du upon dx, तो du is equal to minus F dot dx हो जाता है। क्लियर है क्या बात, ऐसे हो जाएगा F is equal to minus du upon dx। तो फोर्स, तो पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू इंटीग्रेट बोथ साइड, du is equal to minus F वेक्टर डॉट dr वेक्टर आ जाएगा। यहाँ पे आप x की जगह dr लिख लो, दिस इज dr वेक्टर। सो व्हाट इज द फोर्स वेक्टर, minus 2x I cap minus 2y j cap and the dr vector will be equal to dx I cap dy j cap dz k cap भी होता लेकिन यहाँ जीरो है ना भाई। तो यहाँ पे तो आ जाएगी पोटेंशियल एनर्जी, जब आप इसका इंटीग्रेट करोगे तो इंटीग्रेट करने के बाद ये देखो ये माइनस माइनस बाहर आ जाएगा, तो ये 2x I cap 2y j cap and डॉट प्रोडक्ट ऑफ dx I cap dy j cap बन जाएगा। तो क्या आएगा बेटा इसका डॉट प्रोडक्ट 2x dx और 2y dy डॉट प्रोडक्ट आ जाएगा। क्लियर है क्या बात, ये अब हम क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेट कर देंगे और एक कैपिटल C भी जोड़ देंगे। हाँ भाई इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो u is equal to इंटीग्रेशन इज x स्क्वायर अपॉन 2 into 2 plus 2y square upon 2 plus 2 plus c आएगा ना, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन है तो c आ जाता है। तो पोटेंशियल एनर्जी विल बी इक्वल टू x square plus y square is equal to c, दिस विल बी द पोटेंशियल एनर्जी, है ना। अगर जो आप इस पोटेंशियल एनर्जी से फोर्स निकालना चाहते हो तो यू कैन आल्सो फाइंड द फोर्स। कॉपी कर दो। ओके सो मैं दूसरा एक एग्जांपल और देता हूं आपको, है ना, जिसमें पोटेंशियल एनर्जी दे रखी है और सॉरी फोर्स दे रखा है, फोर्स है, लिख लो, फाइंड आउट पोटेंशियल एनर्जी, फाइंड आउट पोटेंशियल एनर्जी U, आपको फाइंड करना है फोर्स इज y I कैप प्लस x j कैप। इसके लिए आपको क्या निकालना है, पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है, फोर्स दिया हुआ है। तो ऐसे ही करना है अपने को,
क्या d इक्वल टू माइनस f डॉट dr, है ना। दिस इज द रिलेशन बिटवीन फोर्स एंड द पोटेंशियल एनर्जी। तो देखो इसे कैसे करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे बोथ साइड। फोर्स वेक्टर है y i कैप x j कैप डॉट dr वेक्टर जो होगा dx i कैप और dy j कैप होगा। क्लियर है क्या बात? तो इंटीग्रेट करेंगे तो ये तो u आ जाएगा, इसके साथ इंटीग्रेशन y dx और x dy हो जाएगा। क्लियर है क्या? y dx प्लस x इतना हो जाएगा। अब देखो इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, बता सकते हो आप? x and y आर वेरिएबल, देखो इसमें अगर जो यहाँ पे x था, यहाँ पे x था तो आपने फटाफट कर दिया x स्क्वायर बाय 2, लेकिन अब यह y है। ये भी स्पेशल टाइप का केस बनेगा, है ना, जब x तो वेरिएबल है और उसके बराबर में y लिखा हुआ है ना। तो अगर जो मान लेते हैं, तुम यहाँ देखो रफ में लिख लेना इसे, यदि z बराबर है x इंटू y लिखा हुआ है ना, तो dz को क्या लिखते हैं हम, x dy प्लस y dx। ये याद समझ में आता है नहीं आता है? बोलो। हाँ, और z क्या है, xy। इसका मतलब है डिफरेंशिएशन ऑफ xy इज इक्वल टू x dy प्लस y dx। पहला फंक्शन, सेकंड फंक्शन, x dy प्लस y dx। क्लियर है क्या बात? तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, पूरे एक्सप्रेशन की जगह हम लिख सकते हैं x इंटू वाई। ये याद रखने वाली बात है ना। इसमें कोई मतलब टेक्नोलॉजी, मतलब कोई बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है। याद होना चाहिए कि dxy का डिफरेंशिएशन, dxy का डिफरेंशिएशन ये होता है और ये बन जाएगा इस टाइप से। तो अब ये बताओ dk का इंटीग्रेशन कितना होता है भाई, कि dx का इंटीग्रेशन क्या होगा, x, और dxy का इंटीग्रेशन कितना होगा, x इंटू वाई। तो u जो आ जाएगी इसके नीचे लिख लेना, ये आ जाएगी xy प्लस c। सो दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी। और इस पोटेंशियल एनर्जी से यदि आप फोर्स निकालना चाहते हो, तो जैसे हमने प्रीवियस लेक्चर में फोर्स निकाला था, Fx निकाल लेना और Fy भी निकाल लेना, माइनस डेल u अपॉन डेल y से, और ये माइनस डेल u अपॉन डेल x से, है ना। तो यही फोर्स आ जाता है। c जो है, c का डिफरेंशिएशन 0 होगा, तो सेम एक्सप्रेशन you will get। माइनस साइन भी तो आना चाहिए। माइनस साइन कहाँ आ रहा है, एक मिनट, बिल्कुल सही बात है, माइनस साइन भी आएगा। कैसे आएगा, यहाँ पे माइनस 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 तो माइनस माइनस एक्स वाई आएगा। देखो ये हम पढ़ रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी का जो कॉन्सेप्ट होता है वो कौन से टाइप के फोर्स के लिए वैलिड होता है, साइन कंजर्वेटिव फोर्स। ये जो रिलेशन है, ये रिलेशन कंजर्वेटिव फोर्स और ऑब्वियसली पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन फॉर कंजर्वेटिव फोर्स के लिए ही होता है ना। अब मैं आपसे कुछ क्वेश्चन करता हूं, है ना, वर्क डन बाय फोर्स, वर्क डन बाय फोर्स। देखो मैं एक एग्जांपल लिखता हूं, लिखो एकदम, है ना, फाइंड द वर्क डन
find the work done by force F is equal to 2x I cap plus y j cap acting on a particle to displace it from 1, 1 to -1, 3. हमें वर्क निकालना है। Yes, sir. क्लियर है के बाद? तो देखो, अगर जो आप देखोगे तो कैसे निकालेंगे वर्क? फोर्स जो है वेरिएबल है, तो वर्क का जो फॉर्मूला होगा वो F डॉट dr के इक्वल होगा। तो फोर्स कितना है? 2x I कैप yj कैप डॉट dx I कैप dy j कैप। तो कर लेंगे dw इक्वल टू कितना आ जाएगा? 2x dx y dy। अब क्या करेंगे? बोथ साइड इंटीग्रेट करेंगे। 2x dx इसका अलग कर लेते हैं 2y dy। लेकिन अब की बार ये c में ही लगाएंगे। क्यों नहीं लगाएंगे c? क्योंकि हमारे पास लोअर और अपर लिमिट पहले से है ना। तो x कहां से है? 1 से लेके कहां पे गया? -1। y है 1 से लेके 3 और ये आ जाएगा टोटल वर्क। क्या आ जाएगा ये? टोटल वर्क इज इक्वल टू 2x स्क्वायर अपॉन 2 1 to -1 ऐसे आ जाएगा प्लस y स्क्वायर अपॉन 2 1 to 3 ऐसे आ जाएगा। तो 2 से 2 को 2 कट जाएगा। 1 -1 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर 1/2 3 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर। तो ध्यान से देखो, ये तो 1 -1 है, ये तो कट जाएगा प्लस ये 1/2 into 8 आएगा, है ना। तो जो टोटल वर्क आएगा वो 0 + 4 यानी कि 4 जूल इज द करेक्ट आंसर। 4 जूल टोटल वर्क आएगा। हेलो, हाँ अभी नहीं है वो ना, अजय भाई की बात करो। Yes, sir. हेलो, हाँ हेलो, अभी नहीं है, अभी घर से ले लियो और तो लेना है ना, मैं क्लास में। है ना बेटा, तो ये है। अच्छा, अब मेरे को बताओ कि जैसे कोई कोई पार्टिकल होगा, यहां पर होगा 1 1 से, वो x एक्सिस पे -1 और y = 3 यहां पे पहुंच गया। यहां 1 से 1 और 1 से 3 तक यहां पे पहुंच गया। तो ये जो वर्क आया है 4 जूल, ये जो डिपेंड करता है, ये इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर डिपेंड करता है। ये इससे ये तो पता नहीं चल रहा कि ये पाथ कौन सा है। समझ में आई ना बात? जो वर्क आया है, दिस वर्क इज ओनली डिपेंडिंग अपॉन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। समझ में आई बात? तो देयरफॉर दिस फोर्स इज कंजर्वेटिव फोर्स। ऐसे लिख लेंगे, सिंस द वर्क डन depends upon initial and final position, है ना। therefore this force is conservative force,
कंजर्वेटिव फोर्स। क्लियर है क्या बात? कंजर्वेटिव फोर्स, दिस फोर्स इज कंजर्वेटिव। This force is conservative force. इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर डिपेंड करता है, पाथ पर डिपेंड नहीं करता। क्लियर है क्या बात? अब देखो फॉर एग्जांपल, मैं आपको एक एग्जांपल और बताता हूं। फाइंड द वर्क डन, फाइंड द वर्क डन बाय ए फोर्स F इज इक्वल टू, कितना है फोर्स? ये है आपका 2x i कैप प्लस 3x y j कैप, है ना? Acting on a particle, acting on a particle to displace it from 1100 to 2, 0 to 2, बताओ मेरे पास कैसे करें? 0 to 2, 2। हाँ बेटा, कैसे करेंगे? देखो फॉर्मूला तो है ना, ये हमारे पास वेरिएबल फोर्स है, तो वेरिएबल फोर्स का फॉर्मूला तो यही होगा निकालने के लिए। क्या करेंगे? इंटीग्रेट कर देंगे, तो जो टोटल W आएगा, फोर्स वेक्टर क्या है? 2x i कैप 3x y j कैप डॉट dx i कैप एंड दिस इज dy j कैप। तो मल्टीप्लाई करेंगे डॉट प्रोडक्ट की 2dx 3x y dy, है ना? तो इंटीग्रेट करना है हमें 2x dx इंटीग्रेशन 3x y dy। अब ये बताओ x, यहां तो x वेरिएबल है, यहां पे x है, इसका इंटीग्रेशन तो हो जाएगा 0 से 2, ये तो इंटीग्रेशन फाइंड आउट हो जाएगा। लेकिन y जो है इसमें y वेरिएबल है और 0 से 2, क्या आप इसका इंटीग्रेशन कर सकते हो? This integration cannot be found. This integration cannot be found until and unless we don't have a relation between x and y. आपको पार्टिकल को 0,0 से लेकर के जाना है 2,2 तक लेके जाना, 0,0 से 2,2 तक लेकर के जाना है।
तो कैसे लेकर के जाओगे, है ना? तो until unless you don't have some relation between x and y, then you cannot find this integration. It means you need some path. You need some path. अगर जो यहाँ पे ये ऐसे होता तो then there is no need to path to calculate the work, and you can get the integration this and this as well, as we did in previous example. But in this case, some relation between x and y is there, then you cannot, until unless you cannot find the integration, isn't it? So this forces ऐसे लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे, है ना? We cannot calculate the integration x y dy without knowing without knowledge of path, that is relation between x and y is not known. Clear है क्या बात? Is not known. Yes, sir. Therefore this force is non-conservative force. This force is non-conservative force. तो पाथ की रिक्वायरमेंट है बेटा, बिना पाथ के आप इसे कैलकुलेट नहीं कर सकते। समझ में आई बात? Yes. हाँ, Okay. तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं पाथ दे देता हूं आपको। पाथ कैसे दे देता हूं देखो, जैसे ये बना लेना, ये है x एक्सिस y एक्सिस 0,0 और यहाँ पे 2,2 लाना है। तो मैं पाथ, ये जो इक्वेशन है ना, हाँ भाई, इक्वेशन जॉइनिंग a to b, ये पाथ दे दिया। तो इस इक्वेशन ऑफ द लाइन क्या होगी? 45 डिग्री होगा। y mx c, ओरिजिन से पास होने वाली इक्वेशन y mx एंड y x, सेम m 1। m का मतलब क्या है? tan 45, m 1। तो मैं लिख देता हूं इसमें, ऐसे लिख लेना यहां पे, if in above question the path followed by particle is y x, then find work. क्लियर है के बाद? then find work. अब आपको पाथ पता चल गया, then you have to find work. हाँ बेटा, ठीक है भाई? Yes, sir. तो अब क्वेश्चन द पाथ फॉलोड बाय पार्टिकल इज बाइसिकल देन फाइंड द वर्क। तो मैंने बताया था आपको वर्क तो कैसे निकालना था, 2x dx प्लस 3xy dy, समझे? तो हमारे पास अब की बार रिलेशन आ गया, है ना? रिलेशन आ गया हमारे पास y x²। क्लियर है क्या बात? y x आ जाएगा, तो यहाँ पे x² 2
और x की लिमिट कहां से कहां तक है, ये तो 0 से 2 है, तो ये तो 0 से 2 हो गई, ये तो हो जाएगा फिक्स, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब प्रॉब्लम ये आएगी कि इसे आप क्या लिख लेना, इसे आप 3 x की जगह क्या लिख लेना, y into y into dy। क्लियर है? तो ये हो जाएगा 3 इंटीग्रेशन ऑफ y स्क्वायर dy, और y की वैल्यू भी 0 से 2 तक वेरी करेगी, और ये हो जाएगा y की पावर 3 अपॉन 3 फ्रॉम 0 to 2। 2 से 2 कट जाएगा, 2 स्क्वायर माइनस 0, और यहाँ पर 3 से 3 कट जाएगा, तो टोटल वर्क जो आएगा 4 प्लस 2 की पावर 3 माइनस 0, 4 प्लस 8, W is equal to 12 जूल इज द करेक्ट आंसर। ऐसे करना। This is an example of non-conservative force where the knowledge of path is required. Without knowledge of path, you cannot calculate this integration. That is why it is non-conservative force. That is, it depends upon the path. Yes, sir. Okay. Done, sir. ठीक है, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल और कराता हूं इसका। ऐसे लिखो, देखो एक पार्टिकल है, फॉर एग्जांपल एक पार्टिकल है जिसे आपको ओरिजिन से 4,2 तक लेकर के जाना है, 4,2 तक आपको लेकर के जाना है, और पाथ है ये पाथ 1 सही है भाई। फिर आप क्या करोगे, पाथ 2, ये वाला पाथ 2 है ना भाई, चलो 2 ही ले लेते हैं बस। एंड द फोर्स इज गिवन एज y I cap plus x j cap. Find the work done in path 1 and path 2। बताओ बेटा, इसे O, इसे A, इसे B लिख लो। Work done in path 1 and path 2 you have to find। Yes, sir. हाँ भाई बताओ देखो कैसे। देखो पाथ वन के द्वारा जब आप वर्क निकालोगे तो पाथ 1 तो ये है OB, तो जब आप DW करोगे तो कितना आएगा, F डॉट dr आएगा, और फोर्स कितना हो जाएगा भाई, y dx, पूरा लिख देता हूं, y I कैप x j कैप डॉट dx I कैप dy j कैप हो जाएगा। क्लियर है क्या बात? तो जो टोटल वर्क होगा ऐसे इंटीग्रेशन करेंगे y dx प्लस x dy हो जाएगा। आ रही है क्या बात समझ में? तो देखो ध्यान से, हाँ तो इस तरीके से आपको निकालना है। क्लियर है? यह जो टोटल वर्क होगा वो y dx प्लस x dy की फॉर्म में हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? लेकिन यहाँ पर वेरिएबल x है, अंदर y है। y इंटीग्रेशन को कैलकुलेट होने में
इंटीग्रेशन के अंदर केवल एक वेरिएबल होना चाहिए, जबकि अब y और dx दोनों वेरिएबल हैं, तो क्या आप इस इक्वेशन से y और x में रिलेशन ला सकते हो? इसके लिए कितना आएगा? देखो tan थीटा, दिस इज द, यहां पे देखता हूं, दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन, नहीं, और थीटा tan थीटा जो कि स्लोप होगी कितनी होगी? y अपॉन x, y अपॉन x, ये 4 है, ये 2 है, सही है। m आ गया इसका 1/2, तो y mx प्लस c तो 0 हो जाएगा और m की जगह 1/2 into x आ जाएगा। तो 2y x is the relation between x and y, or you can say this is the path क्लियर है क्या बात? अब क्या करेंगे हम? अब तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं, या हम y की जगह क्या रख देंगे? x/2। तो यहाँ पे y की जगह रख देंगे हम, y की जगह रख देंगे x/2 dx प्लस यहाँ पर x की जगह क्या रख देंगे? 2y dy, और कहां से कहां तक? 0,0 से 4,2। तो x क्या है? 0, y क्या है? 2, x है 0 से 4, 0 से 4, और y क्या है? 0 से 2। तो 1/2 x²/2 from 0 to 4 plus 2 into y²/2 from 0 to 2। तो कितना जाएगा भाई? 1 4² minus 0 प्लस ये कट जाएगा 2² - 0, तो आ जाएगा 4 plus 4 is equal to 8 joule is the work done in path 1. Work done in path 1 will be equal to 8 joule. ठीक है भाई, चलो अब हमें पाथ 2 के द्वारा निकालना है। पाथ 2 क्या है? O से A और A से B। क्लियर है क्या बात? सेकेंड पार्ट में निकालेंगे, वर्क 2 निकालना है हमें, O to A और A to B, है ना। तो जो टोटल वर्क होगा, इंटीग्रेशन होगा, कहां से कहां तक, कैसे किया था भाई? y dx प्लस कितना था? प्लस x dy, ऐसे था ना? हाँ, x है ना। तो पहले हम निकालेंगे O to A के लिए वर्क, सही है। O to A जब ये पाथ है O to A, तो इसमें y कितना है भाई? y है 0 और x वेरिएबल है, तो जब y 0 है तो dy भी तो 0 होगा। तो एक तो इसमें y 0 हो गया और एक dy भी 0 हो गया, तो वर्क O to A कितना आया? 0 ही आया। सही है क्या बात? x एक्सिस पे, हाँ x एक्सिस पे चला था, लेकिन कोई वर्क ही नहीं करना पड़ा, क्योंकि जब x पे y तो हो गया 0, तो dy भी तो 0 होगा, तो दोनों टर्म 0 हो गए। हम निकालेंगे A to B। A to B वर्क तो यही होगा, लेकिन जब आप A to B चलोगे तो x कितना रहेगा? x बराबर 2 रहेगा, और जब x बराबर 2 है तो dx क्या हो जाएगा? 0। तो dx 0 हो जाएगा,
तो ये क्वांटिटी तो 0 और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 into dy और y की वैल्यू यहां से लेके यहां तक जाने में कितनी है, इसके कोऑर्डिनेट क्या है 2,0 और y की वैल्यू 0 से कितनी हो जाएगी, y की वैल्यू हो जाएगी 0 से 2। एक मिनट देखो यहां पे x की वैल्यू जो है ना वो 4 है। अरे ये जो लाइन है ये x इक्वल टू 4 है, तो x बराबर यहां लिखेंगे 4 और y की वैल्यू 0 से 2 तक ही रहेगी। हाँ भाई कितना है आंसर? एट जूल आया। तो कुछ समझ में आ रहा है 8 जूल आया आंसर? क्या समझ में आया? चाहे आप इस बात से जाओ चाहे आप इस बात से जाओ, तो वर्क दोनों से कितना आ रहा है, सेम आ रहा है। तो क्या ये कंजर्वेटिव फोर्स है? हाँ ये तो है, लेकिन जरूरी नहीं है ये है। दो पाथ के द्वारा वर्क बराबर हो सकता है लेकिन तीसरे पाथ से जाए तो वर्क बराबर ना हो। आई बात समझ में? तो आपको चेक करना पड़ेगा कि ये फोर्स जो है वो कंजर्वेटिव नहीं है, इट शुड नॉट डिपेंड अपॉन द पाथ, है ना। तो एक बार चेक कर लेते हैं, ये मैंने आपको करके दिखा दिया था। जो फोर्स है वो y dx प्लस x dy था, सही है भाई। फोर्स जो था वो y I कैप x j कैप था, तो dw जो था y dx प्लस x dy आया था। तो यदि आप इसे इंटीग्रेट करोगे, ध्यान से देखो, इसे हम क्या लिख सकते हैं dxy। तो इसे विदाउट नॉलेज ऑफ द पाथ, जैसे पाथ 1 तो ये था y = x/2, पाथ 2 ये था, विदाउट नॉलेज ऑफ पाथ यदि आप इसे 0,0 4,2 तक कैलकुलेट करोगे तो आंसर आ जाएगा। देख लो चाहे कितना हो गया, xy फ्रॉम 0,0 टू 4,2। तो x की जगह क्या रखेंगे 4, y की जगह 2 माइनस 0, तो आंसर कितना आ गया 8 जूल। So therefore it is conservative force. It is conservative force. ये conservative force है। है ना, यहां पे इसके नीचे लिख लेना, है ना, W1 इज इक्वल टू W2, यानी पाथ 1 और पाथ 2 का वर्क बराबर है, बट इट इज नॉट नेसेसरी, इट इज नॉट नेसेसरी दैट फोर्स इज कंजर्वेटिव। फोर्स इज कंजर्वेटिव, ऐसा जरूरी नहीं है कि फोर्स कंजर्वेटिव हो। आपको चेक करना पड़ेगा कि पाथ पे डिपेंड तो कर रहा है नहीं कर रहा है, समझे? हाँ, एक मैं
अपनी तरफ से क्वेश्चन देता हूं जो मैंने बनाया है, अभी आप देखना, है ना। लिख लो फाइंड वेदर फोर्स वेक्टर F is equal to 2x y I cap x square j cap is conservative or not। आपको ये चेक करके बताना है कि ये फोर्स कंजर्वेटिव है या नहीं है। अपने को बताना है कंजर्वेटिव है या नहीं। हाँ करो, 1 मिनट देता हूँ आपको। कंजर्वेटिव फोर्स नहीं है। अब देखो मैं इसे प्रूव कर दूंगा कि कंजर्वेटिव फोर्स है। देखो कैसे। इंटीग्रेशन में दो वेरिएबल है। हाँ, इंटीग्रेशन में तो इसमें भी दो वेरिएबल थे ना, तो इसमें क्या लिख लिया था मैंने, ऐसे लिख दिया था। तो ये भी इसी तरीके से लिखा जाएगा। देखो जब आप dw निकालोगे तो f डॉट dr तो करोगे सही, तो ये हो जाएगा 2xy I कैप x स्क्वायर j कैप डॉट, है ना, और dx I कैप dy j कैप, ये आ जाएगा। तो डॉट प्रोडक्ट करोगे 2xy dx प्लस x स्क्वायर dy। देखना जरा, अब इसे इंटीग्रेट करेंगे तो जो टोटल वर्क आएगा इंटीग्रेशन 2xy dx x स्क्वायर dy। तो देखना आप इसे एक साथ करके लिख सकते हो किसी हिसाब से। x square y। Yes, x square y। This is written nothing but differentiation of x square y. So it does not depends upon the in path x1 y1 से x2 y2 तक जब आप मूव करोगे तो x स्क्वायर y स्क्वायर इसका इंटीग्रेशन आएगा x1 y1 x2 y2। It depends upon the total work depend upon initial and final position, not the path. For example, y बराबर x स्क्वायर by 2 हो, ऐसे कोई भी सभी पाथ हो, वर्क हमेशा इनिशियल एंड फाइनल कोऑर्डिनेट पर पोजीशन पर निर्भर कर रहा है, इसलिए दिस इज कंजर्वेटिव फोर्स, है ना। दिस इज कंजर्वेटिव फोर्स, लिख लो, दिस इज कंजर्वेटिव फोर्स। आ गई क्या बात समझ में? ऐसे सही है। चलो, तो इस टाइप के सवाल भी हैं, है ना। ये अक्सर मतलब बड़े सवालों की कैटेगरी में आ जाते हैं, ये अच्छे सवालों की कैटेगरी में, है ना। जैसे ये मैंने दे दिया, हाँ
क्योंकि वर्क डन निकालने में तो बड़ा अच्छा लगता है, जैसे हमने पहले सवाल किए हैं फर्स्ट सेकंड लेक्चर में, लेकिन क्वेश्चन इसमें से भी आ जाता है। बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि इस टाइप का कंजर्वेटिव फोर्स का, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का क्वेश्चन आ जाए इस तरीके से, है ना। आप देखो, लिखो पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी ग्राफ, पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ, पोटेंशियल एनर्जी ग्राफ, पोटेंशियल एनर्जी ग्राफ एंड इक्विलिब्रियम एंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, पोटेंशियल एनर्जी ग्राफ एंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। कैसे करेंगे? बोर्ड पे देखो, एक बार ध्यान से देखो। अगर जो मान लिया आपने जो घर होता है, घर में किचन में वो बाउल होती है ना, तो कटोरी जिसे हम हिंदी में कटोरी बोलते हैं, यदि आपने कटोरी ऐसे रखा है और मान लिया आपने कटोरी एक बार उल्टी करके रख दी, सही है? तो यदि आपने यहाँ पर एक गोली रख दी ऐसे कटोरी के अंदर, और आपने एक बार इस तरीके से मार्बल का पीस या गोला रख दिया, तो यदि आप इसे देखोगे, है ना, तो ये तो ऐसे रखा रहेगा, मान लिया रखा हुआ है। यदि आप इसे थोड़ा सा डिस्प्लेस करोगे यूं करके, तो क्या होगा? डिस्प्लेस करके छोड़ दोगे तो वापस ये अपनी पोजीशन पे आ जाएगा, और यदि इधर डिस्प्लेस करके छोड़ दोगे तो वापस अपनी पोजीशन पर आ जाएगा। सही है? क्लियर है? लेकिन इस वाले केस में यदि आप इसे थोड़ा सा डिस्प्लेस करोगे तो क्या होगा? गिर जाएगा। तो दोनों ही इक्विलिब्रियम है। इक्विलिब्रियम का मतलब होता है नेट फोर्स जीरो। दोनों ही इक्विलिब्रियम पर है, और नेट फोर्स दोनों पे क्या था? जीरो। तो ये जो इक्विलिब्रियम कहलाता है, ये कहलाता है स्टेबल इक्विलिब्रियम, ये कहलाता है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। बात समझ में आई? भाई दोनों ही किस में रखे हुए हैं? इक्विलिब्रियम पे रखे हुए हैं। जैसे मान लिया रखा हुआ था तो mg इधर लग रहा था, नॉर्मल ऊपर लग रहा था, तो n और mg बराबर थे, तो इक्विलिब्रियम में थे। लेकिन जैसे ही आपने स्लाइटली डिस्प्लेस करा, इट विल मूव इन दिस वे। सो दिस इज अनस्टेबल इक्विलिब्रियम एंड दिस इज स्टेबल इक्विलिब्रियम। बात समझ में आती है नहीं? कॉपी करो जरा एक बार।
हाँ भाई, हो गया कॉपी? Yes, sir. हाँ, तो ध्यान से देखो, ये स्टेबल इक्विलिब्रियम है या अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। तो स्टेबल इक्विलिब्रियम, जैसे मान लीजिए ये है, ये पेन है, तो ये भी इक्विलिब्रियम में, स्टेबल में है। और यदि मैं इसे छोड़ दूं, अगर जो ऊपर ले जाकर के छोड़ दूंगा, तो ये यहाँ पे अनस्टेबल में है, ये स्टेबल है। या ऐसे भी आप कह सकते हैं कि स्टेबल और अनस्टेबल को आप पोटेंशियल एनर्जी की टर्म्स में भी आप लिख सकते हो। कैसे? कि स्टेबल इक्विलिब्रियम में पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होती है, पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम, आई बात समझ में। और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम। क्लियर है क्या बात? है ना? पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम एंड पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है। ये केमिस्ट्री हो या फिजिक्स हो, किसी भी कंपाउंड हो या जैसे भी आप जो स्ट्रक्चर पढ़ते हो, यदि उसकी पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है तो वो हाईली स्टेबल कंपाउंड या मॉलिक्यूल या स्ट्रक्चर होता है ना? और पोटेंशियल एनर्जी यदि मैक्सिमम है तो वो अनस्टेबल होता है। फिजिक्स में भी इक्वली वैलिड है और केमिस्ट्री में भी इक्वली वैलिड है। क्लियर है क्या बात? तो यदि आप पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ बनाओगे, पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस पोजीशन, तो यदि आप इस ग्राफ को देखोगे तो मैं इस ग्राफ को इस तरीके से बना दूंगा, है ना? एक ये वाली पोजीशन जो होगी, ये पोजीशन होगी अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की, और ये जो पोजीशन होगी, ये पोजीशन होगी स्टेबल इक्विलिब्रियम, है ना? यहां पर पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? Pe मैक्सिमम होती है, मैक्सिमम, लोकल मैक्सिमम। और यहां पोटेंशियल एनर्जी जो होगी वो Pe मिनिमम होगी। क्लियर है क्या बात? लेकिन अभी देखो, लिखो मत, यदि मान लिया जमीन है, जमीन फ्लैट सरफेस, और यहां पर आपने गोली रख रखी है, तो ये इक्विलिब्रियम में है। लेकिन यदि आप इसे थोड़ा सा यहाँ पे रख दोगे, थोड़ा सा खिसका दोगे, तो फिर इक्विलिब्रियम में आ जाएगी। थोड़ा सा और खिसका दोगे तो फिर इक्विलिब्रियम में आ जाएगी। तो इस टाइप का इक्विलिब्रियम न्यूट्रल इक्विलिब्रियम कहलाता है। तो ये वाला जो केस है, ये है ना, जब पोटेंशियल एनर्जी चेंज नहीं होती, तो ये वाला केस न्यूट्रल इक्विलिब्रियम कहलाएगा। न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, सही है बात? Yes, sir. सही है बात? तो ये है, तो स्टेबल इक्विलिब्रियम और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम को हम और इस ग्राफ की हेल्प से हम कंसीडर करते हैं, है ना? जैसे कि आप सबसे पहले स्टेबल अनस्टेबल देख लो। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम को यदि आप कंसीडर करोगे, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में क्या होगा? ये पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस पोजीशन ग्राफ है।
ऐसे ग्राफ बनेगा कुछ, है ना। तो इक्विलिब्रियम का मतलब होता है ये पोजीशन। तो यानी कि du ऑफ इक्विलिब्रियम एट इक्विलिब्रियम, एट इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है, du अपॉन दिस पॉइंट, du अपॉन dr क्या होगा, 0। वो तो होना ही था, क्योंकि जो F होता है वो क्या होता है, माइनस du अपॉन dr। तो ये तो नेट फोर्स है, तो du अपॉन 0 यानी कि नेट फोर्स क्या होना चाहिए, 0, या आप कह सकते हो ये du अपॉन dr 0। जहां भी u और r के बीच ग्राफ में जिन जिन पॉइंट पर स्लोप 0 हो रही है वो पोजीशन किसकी होगी, इक्विलिब्रियम की होगी। बात समझ में आती है नहीं? Yes, sir. Sir, एक बार ऐसा ग्राफ बता सकते हैं, ऐसा क्यों हुआ? ऐसा ग्राफ मतलब ये इक्विलिब्रियम में कॉन्केव अप, ये कॉन्केव डाउन बनेगा, कॉन्केव डाउन है ये। अगर जो आप इसके इधर देखोगे तो ये जो स्लोप होगी यहां पे, इक्विलिब्रियम तो है स्टेबल इक्विलिब्रियम, स्टेबल इक्विलिब्रियम पर, है ना। अगर जो ये इक्विलिब्रियम पोजीशन है, इफ दिस इज द इक्विलिब्रियम पोजीशन, तो यदि r नॉट, r जो है वो स्लाइटली लेस देन r नॉट है, तो du अपॉन dr स्लोप जो होगी वो पॉजिटिव होगी, और r इज स्लाइटली ग्रेटर देन r के लिए du अपॉन dr क्या होगी, वो नेगेटिव होगी, ये भी नेगेटिव। दिस इज द पॉजिटिव स्लोप, दिस इज द नेगेटिव स्लोप, कॉन्केव डाउन। तो स्लोप इज इंक्रीजिंग, है ना। स्लोप पहले क्या थी, पॉजिटिव, फिर स्लोप कितनी हो गई, 0, और फिर स्लोप कितनी हो गई, नेगेटिव। क्लियर है क्या बात? तो therefore du upon dr is decreasing function, is decreasing। आई बात समझ में, du upon dr is decreasing। तो जब कोई फंक्शन डिक्रीजिंग होता है तो उसका डिफरेंशिएशन लेस देन 0 होता है, d स्क्वायर अपॉन d स्क्वायर इज लेस देन 0। मैक्सिमम मिनिमा जो हम मैथ्स में पढ़ते हैं उसी से रिलेटेड है ये। Yes, sir. ठीक है बेटा, Yes. ये है।
इसी तरीके से यदि आप स्टेबल इक्विलिब्रियम को देखोगे, स्टेबल इक्विलिब्रियम को देखोगे तो स्टेबल इक्विलिब्रियम में U और R के बीच ग्राफ बनेगा कॉनकेव अप, और यहां पर ये जो पोजीशन होगी ये किसकी होगी, इक्विलिब्रियम की हो जाएगी, ये पोजीशन इक्विलिब्रियम की हो जाएगी। ठीक है, ये पोजीशन इक्विलिब्रियम की हो जाएगी R0, है ना। और इधर देखोगे R इज लेस देन R0, यानी कि R0 से इधर यदि आप देखोगे टेंजेंट ड्रॉ करके तो इसकी स्लोप कैसी होगी भाई, नेगेटिव। फिर यहां पर स्लोप कितनी हो जाएगी इसकी, 0। और हाँ, तो यहां पे du/dr क्या हो गया, लेस देन 0। इफ R इज ग्रेटर देन R0, यानी कि इधर की साइड, R0 से थोड़ा इधर, यदि आप इधर टेंजेंट खींचोगे तो इसकी स्लोप कैसी होगी, पॉजिटिव। du/dr इज ग्रेटर देन 0, तो पहले नेगेटिव थी, फिर 0 हुई, फिर पॉजिटिव हुई। देखो यहां पे जैसे हम r की वैल्यू बढ़ाएंगे तो यह नेगेटिव थी, यहां पे 0 होगी, और यहां पे क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। आ रही है बात समझ में। तो इसलिए, है ना, सिंस du/dr इज इंक्रीजिंग, इंक्रीज कर रहा है, दैट इज du/dr इज इंक्रीजिंग, इसलिए यदि कोई फंक्शन इंक्रीजिंग है तो उसका डिफरेंशिएशन, किसका डिफरेंशिएशन, अरे जो इंक्रीज कर रहा है, कौन इंक्रीज कर रहा है, du/dr इंक्रीज कर रहा है, तो d2/dr² शुड ग्रेटर देन 0। बात समझ में आ रही है नहीं? क्लियर है क्या बात? तो देखते हैं इसे कैसे है, है ना। अच्छा, ये तो हो गया अनस्टेबल, ये हो गया स्टेबल, और इसके बाद कौन सा रह गया था भाई, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, है ना। थर्ड लिख लो, थर्ड था न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। न्यूट्रल इक्विलिब्रियम के लिए पोटेंशियल एनर्जी और R में कैसा ग्राफ आना चाहिए, स्ट्रेट लाइन। तो इसमें du/dr क्या होगा, 0 n, अगर जो आप डबल डेरिवेटिव निकालते हो तो वो भी क्या आएगा, 0 ही आएगा। वो भी 0 ही आएगा।
ठीक है बेटा। तो आप देखो इसमें एक पॉइंट लिख लेना, क्या पॉइंट लिखना है ना, इफ द पोटेंशियल एनर्जी, इफ पोटेंशियल एनर्जी इज नेगेटिव, यदि किसी सिस्टम में पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव आ जाती है, देन द फोर्स इज रिपल्सिव। फोर्स कैसा होगा भाई? रिपल्सिव होगा। हाँ, एंड इफ द पोटेंशियल एनर्जी इज पॉजिटिव आ जाती है, देन द फोर्स इज अट्रैक्टिव। फोर्स इज अट्रैक्टिव। ये मैं आपको है ना एग्जांपल से बता सकता हूं। और जैसे कि पहले मैं ये देख लेता हूं, जैसे U है और ये R है, तो यदि ये है और पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, जीरो भी हो सकती है। तो ये पोटेंशियल एनर्जी क्या है? पॉजिटिव, ये पोटेंशियल एनर्जी है नेगेटिव, तो इसमें रिपल्सिव फोर्स होगा, रिपल्सिव फोर्स होगा, है ना। और इसके लिए अट्रैक्टिव फोर्स होगा, अट्रैक्टिव फोर्स ऐसे करें। दो मतलब सिस्टम के बीच में, सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी होती है ना, तो सिस्टम के बीच में जो कंजर्वेटिव फोर्स होगा वो रिपल्सिव होगा, वो अट्रैक्टिव होगा। फॉर एग्जांपल जैसे कि नेगेटिव है तो फोर्स इज रिपल्सिव, मैंने गलत लिख दिया, रिपल्सिव फोर्स। और ये कैसा होगा? पॉजिटिव है, इज नेगेटिव, गलत लिख दिया मैंने यहां पे। पोटेंशियल एनर्जी इज नेगेटिव, द फोर्स इज अट्रैक्टिव होगा बेटा। फोर्स क्या होगा? अट्रैक्टिव होगा, और यहां पे रिपल्सिव होगा। सही है। तो जब पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव होगी तो सही लिखा था मैंने, रिपल्सिव फोर्स होगा, और यदि नेगेटिव होगी तो अट्रैक्टिव फोर्स होगा। ये लाइन को आप लिख सकते हो अभी, है ना। जब हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ेंगे और ग्रेविटेशनल फोर्स को पढ़ेंगे तब मैं आपको इसका मतलब बता दूंगा, है ना। अभी आप लिख लो यहां पे इसे, ये। तो मैं इसके कुछ एग्जांपल करता हूं पोटेंशियल एनर्जी और इक्विलिब्रियम के, तब आपको और क्लियर हो जाएगा, है ना। Yes, Alicia. हाँ बेटा। तो एक थोड़ा थ्योरी सी मैं और बता देता हूं उसमें, ग्राफ को देख करके, है ना भाई।
जैसे मान लिया हमारे पास ये ग्राफ होता है, ग्राफ ऐसे करके होता है, यू करके, सही है। तो यहां पर यदि मैं आपसे पूछूं यहां पर फोर्स कैसा होगा, 0। ये तो आर नॉट वन इक्विलिब्रियम पोजीशन है, और यहां भी फोर्स कैसा होगा, 0। ये स्टेबल इक्विलिब्रियम है या अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। लेकिन यदि मैं इसके जस्ट इधर पूछूं तो फोर्स पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, ये मेरे को बताओ आप। आर नॉट वन के लेफ्ट में, आर नॉट वन के लेफ्ट में फोर्स पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, ये आपको बताना है। देखो अगर जो यहां पे आप फोर्स देखते हो तो फोर्स तो होता है माइनस डी यू अपॉन डी आर, क्लियर है क्या बात। और यहां पर जो डी यू अपॉन डी आर है वो क्या है, पॉजिटिव है। yes. तो ये पॉजिटिव है तो फोर्स कैसा हो जाएगा, नेगेटिव। तो यहां पे फोर्स ए पॉइंट लिख लेता हूं, मैं बी लिख लेता हूं, ये सी लिख लूंगा, ये डी लिख लूंगा, ये ई लिख लूंगा, ये एफ लिख लूंगा या जी लिख लूंगा, है ना। तो फोर्स ए का फोर्स जैसा होगा वो हो जाएगा नेगेटिव, और फोर्स बी पे जो होगा वो हो जाएगा 0, Yes. और फोर्स सी पे कैसा आ जाएगा भाई, Positive. पॉजिटिव, क्योंकि डी यू अपॉन डी आर, है ना। और ये क्या होगी, नेगेटिव। इसकी स्लोप क्या होगी भाई, यहाँ पे जो स्लोप होगी डी यू अपॉन डी आर वो कैसे होगी, नेगेटिव। तो यहाँ नेगेटिव नेगेटिव, तो सी पर जो फोर्स आएगा वो आ जाएगा पॉजिटिव। क्लियर है क्या बात। Yes. अगर जो डी पे पूछूंगा कितना आएगा भाई, पॉजिटिव नेगेटिव, So D पे डी 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 फॉर डी, negative. Positive. पॉजिटिव है क्योंकि स्लोप यहाँ पे कैसे आएगी, नेगेटिव स्लोप है, और डी अपॉन डी आर क्या हो गया, नेगेटिव। तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, Positive. तो डी पर जो स्लोप होगी वो पॉजिटिव, और ई पर जो स्लोप है डी अपॉन डी आर, ई के लिए क्या है, 0। तो फोर्स कितना हो जाएगा भाई, 0। क्लियर है क्या बात। Yes. और ये एफ है, तो यहाँ पे क्या आएगा, पॉजिटिव स्लोप है, Negative. एफ एफ जो आएगा नेगेटिव डी अपॉन डी आर, नेगेटिव इनटू पॉजिटिव, ये क्या जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। क्लियर है क्या बात। Yes. और यहाँ पे तो फोर्स 0 ही आएगा, है ना। ये तो इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, है ना, इक्विलिब्रियम के।
Yes, sir. ठीक है बेटा, ये Hmm. चाहिए है ना। अब मैं एक सवाल लिखता हूं इक्विलिब्रियम का, देखो तो आपको समझ में आएगा। लिखो फॉर एग्जांपल, लिखो द पोटेंशियल एनर्जी, शॉर्ट में लिख दिया U इक्वल टू ax² माइनस bx। A एंड B आर कांस्टेंट, क्लियर है क्या बात? फाइंड, Yes. हाँ, A पार्ट एक्सप्रेशन फॉर फोर्स, क्लियर है। सेकेंड इक्विलिब्रियम पोजीशन, इक्विलिब्रियम पोजीशन, इक्विलिब्रियम पोजीशन। थर्ड पोटेंशियल एनर्जी एट इक्विलिब्रियम, पोटेंशियल एनर्जी एट इक्विलिब्रियम, ये आपने को लिखा। हाँ भाई, तो कैसे करेंगे बताओ। हमारे पास U है तो फोर्स कैसे निकालते हैं भाई? अच्छा, ये तो x में ही दे रखा है, U एज ए फंक्शन ऑफ x। यदि r में दे रखा हो तो du अपॉन dr कर दें, और r की जगह केवल x है तो du अपॉन dx कर दें। तो इसका डिफरेंशिएशन जब हम करेंगे तो जो फोर्स का एक्सप्रेशन आएगा वो 2x माइनस b यानी माइनस 2ax प्लस b आ जाएगा। दिस इज द फर्स्ट। Yes. हाँ भाई, सेकंड पार्ट के लिए क्या करेंगे बताओ बेटा। इनका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। हाँ, इक्विलिब्रियम का मतलब होता है F नेट 0। तो F नेट क्या होता है? माइनस du अपॉन dx, यानी कि du अपॉन dx 0 होता है। लेकिन हमने F निकाल लिया तो हम क्या कर देंगे? नेट फोर्स को 0 कर देंगे। फॉर इक्विलिब्रियम जो नेट फोर्स है इट इज 0, तो इट इज इक्वल टू माइनस 2x प्लस b। तो x इज इक्वल टू b अपॉन 2a इज द पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। Yes. सही है बात? Yes, sir. तो थर्ड पार्ट में क्या निकालना हमें? पोटेंशियल एनर्जी एट इक्विलिब्रियम। तो पोटेंशियल एनर्जी एट इक्विलिब्रियम कैसे निकालेंगे? जो U है वो x का फंक्शन होता है ax² माइनस bx। Yes. ax² माइनस bx। और x को b by 2 में डालेंगे। हाँ, तो पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है हमें इक्विलिब्रियम पे। x इक्वल टू क्या करेंगे? b अपॉन 2a। तो b अपॉन 2a जो हो जाएगा a b अपॉन 2a का स्क्वायर माइनस b इंटू b अपॉन 2a। क्लियर है क्या बात? a b स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर, b स्क्वायर अपॉन 2a, b स्क्वायर अपॉन 4a और b स्क्वायर अपॉन 2a, 4a कॉमन लेके माइनस 2b स्क्वायर। तो पोटेंशियल एनर्जी b अपॉन 2 पे माइनस b स्क्वायर अपॉन 4a हो जाएगा। क्लियर है बात? Yes. दिस द पोटेंशियल एनर्जी। Yes, sir, लिख लिया। ठीक है। अच्छा, आप मेरे को ये बता सकते हो ये जो इक्विलिब्रियम की पोजीशन आई है
ये स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा या अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा? स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा या अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा, ये कैसे बताएंगे? स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा या अनस्टेबल होगा? x की b/2 से पहले की कोई एक वैल्यू डाल के देख सकते हैं इसमें पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। नहीं, वो तो बात सही है। पता चल जाएगा कि मैक्सिमम है कि मिनिमम। इक्विलिब्रियम पोजीशन तो हमें पता लग गई, ये आ गया। तो आप क्या करोगे, इसमें डबल डेरिवेटिव निकालोगे ना? अरे उससे ही तो पता लगेगा। तो du/dx तो 2ax था और d²u/dx² इक्वल टू 2a आ जाएगा। सही है। तो स्टेबल के लिए क्या होता है? स्टेबल के लिए ये पॉजिटिव होना चाहिए। इफ a is positive then equilibrium is stable, है ना? if a is negative then equilibrium is unstable. क्लियर है बात? वो दे देगा कि ये पॉजिटिव है नेगेटिव है, तो इस तरीके से आप निकाल सकते। हाँ भाई, क्वेश्चन लिखते हैं हम। देखो लंबा चौड़ा क्वेश्चन है, लेकिन मैं सिर्फ छोटे ही फॉर्म में लिख देता हूं, नहीं तो आधा घंटा तो क्वेश्चन में लग जाएगा। ar⁴ माइनस a/r⁴ ये पोटेंशियल एनर्जी है ना? Where r is distance between two atoms and u0 and a0 are positive constant. So then find first associated force, second equilibrium separation. Equilibrium separation is also to be found. देखने में तो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन लग रहा है, लेकिन इतना है नहीं, है ना? मतलब बहुत लंबा चौड़ा क्वेश्चन लिखा था ये, उसके ऊपर की लैंग्वेज मैंने हटा दी, सिर्फ आपको यू दे रखा है, तो आपको एफ निकालना। पोटेंशियल एनर्जी तो ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ वैल्यू? u0 ये लिखा हुआ है ना, माइनस du/dr
अंदर जो लिखा हुआ है देखना, u नॉट है ना, a अपॉन r की पावर 12 माइनस, है ना, और ये तो u नॉट है, एक ब्रैकेट और है, a अपॉन r की पावर 6 और ये ऐसे करके लिखो। ठीक है। ठीक है भाई। ठीक है, ये तो अब हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट कर देंगे तो फोर्स आ जाएगा, पहले यही तो एसोसिएटेड फोर्स, तो डिफरेंशिएट करेंगे r के रिस्पेक्ट में, तो u नॉट तो आ जाएगा बाहर, ये a की पावर 12, और डिफरेंशिएशन हम करने जा रहे हैं r की पावर -12 का, और ये आ जाएगा a की पावर 6, डिफरेंशिएशन करने जा रहे हैं हम r की पावर -6 का। क्लियर है क्या बात? So this is minus u नॉट, और ये हो जाएगा a की पावर 12 माइनस 12 r की पावर -13, a की पावर 6 माइनस 6 r की पावर -7। क्लियर है? ये आ जाएगा फोर्स, दिस इज लाइक दिस, the force F is equal to, है ना, ये आ जाएगा माइनस यू नॉट एक -12 a की पावर 12 अपॉन r की पावर 13 प्लस 6 a की पावर 6 अपॉन r की पावर 7, हाँ भाई। तो नेट ये तो आगे फोर्स, इक्विलिब्रियम सेपरेशन का मतलब है, कैसे निकालेंगे इक्विलिब्रियम सेपरेशन, फोर्स को जीरो कर दे, इक्विलिब्रियम पर कंडीशन क्या होती है फोर्स की, जीरो, तो फोर्स को जीरो कर देंगे तो इक्विलिब्रियम सेपरेशन आ जाएगा, 0 इज इक्वल टू माइनस यू नॉट a की पावर 12 r की पावर 13 a की पावर 6 12 a की पावर 12 r की पावर 13 इज इक्वल टू 6 a की पावर 6 अपॉन r की पावर 7, कट पिट जाएगा, 2a की पावर 6 r की पावर 6 इज इक्वल टू 1, r की पावर 6 इज इक्वल टू 2a की पावर 6, r is equal to 2 की पावर 1 upon 6 into a. So this is the equilibrium separation. R naught is equal to 1 upon 6. सही बेटा बात, तो ये आगे इक्विलिब्रियम सेपरेशन इस तरीके से कर लेंगे इस सवाल को भी, है ना। अब देखो पोटेंशियल जो स्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा ना, है बेटा, ये स्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा ना, इसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको डबल डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। इसका सिंगल डेरिवेटिव तो ये आ गया, इसका डबल डेरिवेटिव करके ये वैल्यू इसमें पुट करोगे
तो पॉजिटिव नेगेटिव होगा तो पता लगेगा। ठीक है, वो नहीं पूछा है और लंबा हो जाएगा क्वेश्चन ये बात। अब देखो, जब हम पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं तो सिस्टम में केवल पोटेंशियल एनर्जी नहीं होती, उसमें मैकेनिकल एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी दोनों होती है। समझ में आई बात? जैसे हम स्प्रिंग में कंसीडर करें, यदि आप स्प्रिंग में कंसीडर करते हो तो स्प्रिंग में कंसीडर करोगे तो जैसे ये मूव भी करेगा ऐसे ऐसे करके, है ना, और स्प्रिंग में पोटेंशियल एनर्जी भी होगी और इसमें काइनेटिक एनर्जी भी होगी। वैसे तो हम एसएचएम में करेंगे, लेकिन कॉन्सेप्ट तो थोड़ा थोड़ा यहीं से स्टार्ट हो जाता है। अब सवाल लिख लो द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए पार्टिकल ऑफ मास 1 ग्राम 1 kg 1 kg। एक 1 kg free to move along x-axis is given by ux is equal to x square by 2 minus x joule if total mechanical energy of the particle is 2 joule, then find its maximum speed। ट्राई करो। हाँ भाई, कैसे करेंगे साइन में बताओ। हमें क्या निकालना है, एक तो इसमें मास दे रखा है कितना 1 kg, साथ में टोटल मैकेनिकल एनर्जी, टोटल एनर्जी कितनी दे रखी है 2 जूल, है ना। फाइंड इट्स मैक्सिमम स्पीड, तो मैक्सिमम स्पीड तब होगी जब टोटल मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है भाई, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो मैकेनिकल एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी,
यानी कि काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल में, पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक में बदलती रहेगी, लेकिन टोटल एनर्जी तो 2 जूल ही रहेगी। तो हमें मैक्सिमम स्पीड निकालनी है, तो मैक्सिमम स्पीड के लिए काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम और पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होनी चाहिए। तो ये है बेटा, तो फिर तो मिनिमम स्पीड ही आएगी उस पर। है ना, मैक्सिमम स्पीड के लिए मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होनी चाहिए। तो अब ये बताओ, पोटेंशियल एनर्जी है ये, अब इसकी मिनिमम वैल्यू कैसे निकालें? तो निकाल सकते हो आप, कोई भी फंक्शन है उसकी मिनिमम वैल्यू कैसे निकालते हैं? अरे डी, पहले तो ये u मान लो, तो du अपॉन dx करेंगे, बोलो, और du अपॉन dx को क्या कर देते हैं हम? 0, यानी x इज इक्वल टू 1 पर इक्विलिब्रियम की पोजीशन आ गई। अब ये मिनिमम है या मैक्सिमम है, ये चेक करने के लिए इसका डबल डेरिवेटिव करो, यानी d स्क्वायर u अपॉन dx स्क्वायर जब आप करोगे तो u कितना था भाई? du अपॉन dx कितना आया? x माइनस 1, तो d स्क्वायर u अपॉन dx स्क्वायर कितना आया? 1, यानी कि ये पॉजिटिव, इसलिए x इज इक्वल टू 1 पर पोटेंशियल एनर्जी इज मिनिमम। मिनिमम आएगी ना स्टेबल इक्विलिब्रियम, अरे ऐसे ये रहा, है ना। तो मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालोगे आप? मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी निकाल लो, x इज इक्वल टू 1 रख दो इसमें, इसलिए u मिनिमम कितनी होगी? 1 स्क्वायर बाय 2 माइनस 1 माइनस 1 बाय 2 जूल इज मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी। बात समझ में आ रही है नहीं? और जब मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी तो इसके अंदर रख देंगे अपन, क्या रखेंगे? 2 इज इक्वल टू हाफ m v max का स्क्वायर माइनस 1 बाय 2, ये इधर जाएगा v max का स्क्वायर, और ये हो जाएगा 5 बाय 2 v max का स्क्वायर। हाँ भाई, 2 से 2, 5 इज इक्वल टू v max का स्क्वायर, मैक्सिमम स्पीड कितनी आ गई? √5 मीटर पर सेकेंड आ जाएगी। क्लियर है क्या बात?